हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 4 के विविध उदाहरण मिसलिनियस एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन चैप्टर 4। तो फर्स्ट है, यदि ए बी सी धनात्मक हैं और भिन्न हैं तो दिखाइए कि सारणिक डेल्टा का मान ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इस सारणिक का मान हल करके बताएंगे। यदि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के बता पाते हैं तो यह मान ऋणात्मक कहे जाएंगे। साथ ही माइनस कॉमन लेने के बाद सभी मान धनात्मक ही होने चाहिए हैं। तो यहाँ हम कुछ ऑपरेशन लगा लें। सबसे पहले जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है उसे लिख लें। हमें यहाँ डिटर्मिनेंट का मान दिया है ए बी सी ए और यहाँ सी ए बी। आप देख रहे हैं, यदि हम यहाँ इन्हें जोड़ लेते हैं कॉलमों की तरफ तो a प्लस बी प्लस सी, इसी तरीके से इन तीनों मानों को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी और इसी तरीके से इन तीनों को जोड़ने पर भी हमें a प्लस बी प्लस सी ही मिल जाएगा। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगा लें। C1 को बदलना है C1 प्लस C2 प्लस C3 में, तब हमें डेल्टा का मान मिलेगा। सभी को जोड़ करके a प्लस बी प्लस सी ही हो जाएगा कॉलम नंबर 1 में। दूसरे और तीसरे कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, उन्हें हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कॉलम नंबर 1 से सभी मान एक जैसे होने के कारण यहाँ से इन्हें कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, C1 से कॉमन लेने पर जैसे ही हम यहाँ इन्हें कॉमन लेकर के बताएंगे तो जो भी मान हम कॉमन लेते हैं उसे बाहर लिखेंगे और कॉमन लेने के बाद जो भी मान अंदर बच रहे हैं उन्हें अंदर लिख करके बता देंगे। इसके बाद जब भी हमें सारणिक को सरल करके उसका मान ज्ञात करना होता है तो हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनानी होती है। तो यहाँ हम इस एक की मदद से इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए ऑपरेशन लगा दें। सबसे पहले R2 में से यदि हम R1 घटा लेंगे तो भी हमें ज़ीरो मिल जाएगा। साथ ही R3 को भी हम बदल लेंगे R3 माइनस R1 से। तो यहाँ R1 में जो एक हैं उनकी मदद से हम बाकी दोनों पंक्तियों के एक को ज़ीरो में बदल पाएंगे। तो यहाँ इस ऑपरेशन को लगाने के बाद यहाँ मान बचेंगे a प्लस बी प्लस सी। पहली पंक्ति में कोई हमने ऑपरेशन नहीं लगाया है, ऐसे का ऐसा ही हम उसे लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में से एक घटाएंगे ज़ीरो, c माइनस बी, यहाँ a माइनस सी। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाने पर ज़ीरो, यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ दो मान ज़ीरो बन चुके हैं। तो यदि हम इसका प्रश्न कर लेते हैं तो अब हमें केवल एक ही मान के अनुदिश इसका प्रश्न करके बताना होगा। तो यहाँ C1 के अनुदिश प्रश्न कर लेने पर, तो यहाँ इस आव्यूह का C1 के अनुदिश प्रश्न करने पर हमें डेल्टा का मान मिलेगा। जो भी मान पहले बाहर लिखे हुए हैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही यहाँ एक के साथ गुणा में लिखेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके इस बच रहे डिटर्मिनेंट के मान को, तो इस डिटर्मिनेंट को हल किया जाता है c माइनस बी की गुणा b माइनस सी में करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और a माइनस बी की गुणा a माइनस सी में करके लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा c माइनस बी गुणा में b माइनस सी, बीच में माइनस और a माइनस बी की गुणा a माइनस सी में। अब इन्हें हल करके कैसे बताना है, a प्लस बी प्लस सी, यदि हम इनकी आपस में अंदर गुणा करके बताएं तो यहाँ गुणा करने पर आएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में बी सी। साथ ही साथ हम यहाँ माइनस की भी गुणा करते जाएं तो a की a में करेंगे a स्क्वायर, लेकिन माइनस की वजह से माइनस a स्क्वायर लिखेंगे। a की गुणा c में करेंगे तो माइनस ए सी और एक माइनस बाहर है तो कुल मिला करके प्लस ए सी हो जाएंगे। ऐसे ही माइनस b की गुणा a में करेंगे तो माइनस ए बी और एक माइनस ये रहे तो प्लस के ए बी हो जाएंगे। माइनस बी की गुणा माइनस सी में करने पर प्लस बी सी और माइनस की गुणा करने पर माइनस के बी सी हमें यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं प्लस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो सकते हैं। उसके बाद जो भी मान बच रहे हैं उन्हें लिख लें। तो यहाँ से मान बच रहे हैं माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सभी को ऑर्डर में लिख लें। उसके बाद ए बी बी सी और सी ए या ए सी दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। साथ ही आप देख रहे हो यदि हम यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी
जो मान माइनस में लिखे हुए हैं अब उन्हें प्लस में लिख करके बता देंगे, और जो मान प्लस में है उन्हें माइनस में लिख लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं क्या हम यहाँ कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहे हैं। यदि हम ये यहाँ 2ab मिल जाते तो शायद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बना पाते। तो 2ab बनाने के लिए हम क्या कर लें, यहाँ 2 की गुणा 2 का भाग कर लें। तो a प्लस बी प्लस सी और 2 की गुणा अंदर कर लेने पर यहाँ मिलेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca। फॉर्मूला बना लेने पर -1/2 a प्लस बी प्लस सी। यदि हम यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को -2ab के साथ लिख लेते हैं, इसी के साथ यदि हमें 2bc का फॉर्मूला बनाना है तो एक b स्क्वायर और एक c स्क्वायर को -2bc के साथ लिख लें। और ca का फॉर्मूला बनाने के लिए यदि हम c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को -2ca के साथ लिख लें तो हमें इनके फॉर्मूले मिल जाएंगे। साथ ही आप देखें यहाँ 2 बार a स्क्वायर इस्तेमाल हो गए, 2 बार b स्क्वायर इस्तेमाल हो गए हैं और 2 बार c स्क्वायर इस्तेमाल हो गए हैं। बाकी ये तीनों मान हमने एक एक बार इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब है ऊपर वाला मान इस नीचे वाले मान के बराबर लिखा जा सकता है। अब इनके फॉर्मूले बना लेने पर हमें यहाँ मिलेगा बदल करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन्हें हम लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर और इन्हें लिख सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि a b c धनात्मक है, क्योंकि a b c धनात्मक हैं। जब तीनों के तीनों मान धनात्मक हैं तो इन तीनों का योगफल भी धनात्मक होना चाहिए। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी का मान हमेशा धनात्मक ही होगा, अर्थात 0 से बड़ा ही आएगा। साथ ही दूसरे वाले ब्रैकेट में मान वर्ग के रूप में दिए हैं और वर्ग वाले मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। इसीलिए ये अलग अलग देखे जाएं तो ये सभी मान हमेशा धनात्मक ही होंगे और धनात्मक मानों का योगफल भी धनात्मक ही होता है। इसीलिए यह जो दूसरा वाला मान है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर और c माइनस a होल स्क्वायर वह भी हमेशा धनात्मक ही होगा। अब जब यह भी मान धनात्मक और यह भी मान धनात्मक, लेकिन बाहर हमें माइनस की गुणा करनी है, तो माइनस की गुणा यदि धनात्मक मान में कर लेंगे तो डेल्टा का मान ऋणात्मक प्रदर्शित किया जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया कि डेल्टा जो है वह ऋणात्मक होगा यदि a b c तीनों के तीनों धनात्मक दिए गए हैं। यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात करके बताइए। यहाँ सारणिक में ए बी सी तीसरे स्तंभ में आ रहे हैं। यहाँ हमें सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए फिर से कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ मान ढूंढने की कोशिश करनी है या यहाँ 0 बनाने की कोशिश करनी है। साथ ही यहाँ जो यह पहली लाइन दे रखी है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यदि 3 संख्याएँ समांतर श्रेणी में होती हैं तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं पहले और तीसरे पद का योगफल, पहले और तीसरे पद का योगफल द्वितीय पद के 2 गुने के बराबर होता है, अर्थात a प्लस सी का मान 2 गुना b के बराबर आएगा। यदि हम 2b का भी पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो a प्लस सी माइनस 2b का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हमें कोशिश करना है कि हम यह फलन बना पाएँ, तो क्योंकि हम इसका मान 0 रख पाएंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ a आ रही है और यहाँ c आ रही हैं। पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़ लें और उसमें से यदि हम दूसरी पंक्ति का 2 गुना घटा लें तो हमें यहाँ समांतर श्रेणी वाला फलन के रूप में जो समीकरण है वह प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे। हम r1 को बदल लेंगे r1 प्लस r3 और माइनस में 2r2, क्योंकि हमें पहली और तीसरी पंक्ति का योगफल करने पर ही a प्लस सी मिलेगा और दूसरी पंक्ति में 2 की गुणा करने से ही हमें यहाँ 2b मिल पाएंगे। तो यहाँ डेल्टा का मान हमें हल करके मिल जाता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो 4 और 2 6 y प्लस 10, 6y प्लस 10 में से जब 3y प्लस 5 का 2 गुना अर्थात 6y प्लस 10 ही घटाएंगे तो यहाँ हमें 0 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ 7 5 12 है और यहाँ 7 और 9 16 है। इन्हें फिर से यदि हम 2 गुने में से घटाएंगे तो 6 दूनी 12, फिर से 7 5 12 था और यहाँ 6 का 2 गुना 12 है। यहाँ 9 और 7 जोड़ने पर 16 आ रहे थे, यहाँ 8 का 2 गुना भी 16 है। तो यदि फिर से इन दोनों को जोड़ करके इसमें से इसका 2 गुना घटाएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। और यहाँ इन्हें हल करने पर यहाँ मान बचेंगे 18y और यहाँ पर भी 2 गुना है 18y, तो 18y से 18y कट जाएंगे।
यहाँ इन दोनों का योगफल है a प्लस सी, उसमें से घटा लेना है इसका 2 गुना, तो माइनस में 2b। बाकी हमने और किसी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया है, तो बाकी सारे के सारे मानों को हम ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। इसके बाद अभी हमने आपको यहाँ समझाया कि समांतर श्रेणी में यदि ए बी सी दिए गए हैं तो a प्लस सी का मान 2b के बराबर होगा और a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0 लिखा जा सकता है। आप इस लाइन को फेयर में भी लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि a b c समांतर श्रेणी में है, AP बना रहे हैं, इसीलिए a प्लस सी माइनस 2b का मान 0 के बराबर होगा। तो इस मान 0 को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर लेने पर हमें डेल्टा का मान भी यहाँ मिल जाएगा, तीनों मानों में 0। 6y प्लस 8, यहाँ 9y प्लस b, यहाँ 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, यहाँ 10y प्लस c। और यदि किसी सारणिक की एक पूरी की पूरी पंक्ति 0 के बराबर है तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाता है किसी भी सारणिक का मान याद करना जब ए बी सी समांतर श्रेणी में उपस्थित हों। हमें सवाल के अकॉर्डिंग उसे हल करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि सारणिक का मान 2xyz गुणा x प्लस वाई प्लस जेड होल घात 3 के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ हमें xyz भी लेकर के आना है। तो यदि हम कहीं यहाँ पंक्तियों और स्तंभों में से xyz कॉमन लेकर के बता सकते हैं तो वह काम हमें सबसे पहले करके देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे पहले स्तंभ में यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, लेकिन यहाँ x नहीं है। तो यदि हम पहली पंक्ति में x की गुणा कर लें तो शायद हम यहाँ से x कॉमन ले पाएंगे। इसी तरीके से दूसरे स्तंभ में देखें तो फिर से y और y दोनों जगह आ रहा है, दूसरे अवयव में नहीं आ रहा है। तो यदि हम दूसरी पंक्ति में y की गुणा कर लेते हैं तो फिर हम पूरे स्तंभ से y कॉमन ले पाएंगे। और इसी तरीके से लास्ट वाले स्तंभ से 2 मानों में z कॉमन आ रहा है, लेकिन तीसरे अवयव से हम z कॉमन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए यदि हम तीसरी पंक्ति में z की गुणा कर दें तो फिर हम तीसरे स्तंभ से भी z कॉमन लेकर के बता पाएंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले करना है r1 को बदलना है x गुणा r1 से, r2 को बदलना है y गुणा r2 से और r3 को बदलना है z गुणा r3 से। और जब भी हम किसी सारणिक में किसी मान से गुणा करते हैं तो उतने ही मान से हमें भाग भी करना होता है। तो x y z को हम बटे में बाहर भी लिखेंगे। पहली पंक्ति में x की गुणा कर लेने पर x गुणा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y और यहाँ z x स्क्वायर। दूसरी पंक्ति में y की गुणा करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ y गुणा x प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर z। तीसरी पंक्ति में z की गुणा करने पर एक्स जेड स्क्वायर, y जेड स्क्वायर और यहाँ z की गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद यदि हम कॉलम वाइज एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, C1 से x कॉमन ले लेने पर, C2 से y कॉमन और C3 से z कॉमन ले लेने पर यहाँ पर यह जो मान है फिर केवल पूर्ण वर्ग के रूप में बच जाएंगे और बाकी जो मान इनके साथ गुणा में आ रहे हैं वह हट जाएंगे। तो यदि हम यहाँ C1 से x, C2 से y और C3 से z कॉमन ले लेते हैं तो जो भी मान कॉमन लिया जाता है उसे बाहर लिख करके बताएंगे। बाकी 1/xyz यहाँ पहले से उपस्थित थे। यदि हम पहले स्तंभ में से x को हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ y प्लस जेड का होल स्क्वायर, दूसरे मान में लिखेंगे y स्क्वायर और यहाँ z स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे स्तंभ से y कॉमन ले लेने पर यहाँ बचेंगे x स्क्वायर, यहाँ x प्लस जेड होल स्क्वायर और यहाँ z स्क्वायर। तीसरे स्तंभ से हमने z कॉमन लिया है तो x स्क्वायर, y स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यह हमें कॉमन लेने के बाद मिल जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ मान बाहर केवल 1 बचेगा। इसके बाद यदि हम यहाँ दूसरे वाले स्तंभ में से पहले वाला स्तंभ घटा लेते हैं तो आप देख रहे हैं जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर घटाने पर कम से कम यहाँ एक 0 मिल जाएगी। इसी तरीके से तीसरे वाले स्तंभ में से यदि हम यहाँ पहले वाला स्तंभ घटा लेते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घटाने पर यहाँ एक 0 मिल जाएगी। तो कम से कम हम 2 अवयवों की जगह पर तो 0 बना ही पाएंगे। तो यहाँ C2 को C2 माइनस C1 में और C3 को C3 माइनस C1 में बदल करके बताने पर डेल्टा का मान हमें मिलेगा। यहाँ हमने पहले स्तंभ में कोई बदलाव नहीं किया है, पहले स्तंभ को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर दूसरे स्तंभ में से C1 को घटा करके बताना है तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ घटाने पर 0 मिल जाएंगे।
इसी तरीके से C3 में से C1 वाले मानों को घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी में इन्हें बदल करके बता सकते हैं। तो यही काम इनके नेक्स्ट स्टेप में कर लेने पर यहाँ हमें मिलेगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये तीनों मान ऐसे के ऐसे ही रख लें। यहाँ इन्हें हल करेंगे तो एक बार जोड़ करके लिखेंगे और एक बार x माइनस इन दोनों मानों को घटा करके लिखेंगे, तो दोनों के चिन्ह माइनस में हो जाएंगे। इसी तरीके से एक बार इन्हें जोड़ कर लिख लेने पर और एक बार इन्हें घटा कर लिख लेने पर यहाँ मान 0 पहले से ही है, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड। इसके बाद देखना है क्या हमें यहाँ कुछ कॉमन मिल सकता है। तो आप यहाँ देखें C2 वाले स्तंभ में यह मान सभी में से कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरीके से C3 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ C2 व C3 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर यहाँ हमें मिलेगा डेल्टा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ गुणा में कॉमन लेने के बाद जो भी बच रहा है, पहले स्तंभ से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया है, दूसरे स्तंभ से इन दोनों को कॉमन लेने के बाद इन दोनों मानों को ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। इसी तरीके से तीसरे स्तंभ में x माइनस वाई माइनस जेड 0 और यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड। इसके बाद फिर से हमें यहाँ कोशिश करना है क्या तो कुछ 0 बन सकता है या फिर कुछ मान सरल होकर के हमें मिल सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा पहले वाला अवयव होल स्क्वायर में आ रहा है, जबकि इस मान की हमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यदि आप इसे ओपन करके देखें तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz आएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ करके यहाँ घटा लेते हैं तो कम से कम स्क्वायर टर्म तो यहाँ से हट जाएंगी, केवल 2yz यहाँ बच जाएगा। तो सबसे पहले इसी काम को कर लेने पर हम यहाँ R1 को बदल देंगे, R1 में से घटाना है R2 और R3 को जोड़ करके, तब डेल्टा का मान हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2yz बच जाएंगे, बाकी दोनों मान ऐसे के ऐसे ही। यहाँ यदि हम इन दोनों को जोड़ करके यहाँ से घटा लेते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हल करके इन्हें माइनस के 2z मिल जाएंगे। बाकी दोनों मान ऐसे के ऐसे ही लिख लेने पर x प्लस जेड माइनस वाई और 0। इसी तरीके से जब इस वाले मान को यहाँ घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस जेड कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों को हल करके बचेगा माइनस में 2y 0 और यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड। इसके बाद क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप देखें यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर के बता सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ R1 से 2 कॉमन लेने पर हमें यहाँ शांडिक का मान इस रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ फिर से 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ 0 कैसे बना सकते हैं, तो आप देखें यहाँ माइनस जेड आ रहे हैं, तो यदि हमें कहीं से प्लस जेड मिल जाए, अब यहाँ प्लस जेड हमें यहाँ मिल सकते हैं यदि हम यहाँ से y का भाग कर लें और यहाँ जोड़ लें तो माइनस जेड और प्लस जेड 0 हो जाएंगे। तो यदि हम C1 में y का भाग करके C2 में जोड़ लेते हैं तो यहाँ हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C2 को बदलना है C2 प्लस C1 बटे y में, तो इस तरीके से यहाँ 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि हम C3 को बदल लेते हैं C3 प्लस, अब यहाँ माइनस y में प्लस y जोड़ने हैं, प्लस वाई लाने के लिए z का भाग करना पड़ेगा C1 में, तो C1 बटे z का भाग करके यदि यहाँ जोड़ लें तो शायद 0 बन जाए। तो यहाँ 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ हमने C1 में कोई बदलाव नहीं किए हैं, सारे मान ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ माइनस जेड और यहाँ वाई जेड बटे वाई से भाग करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और जेड माइनस जेड हल करके 0 मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी यह अवयव 0 ही मिल जाएगा। यहाँ हमें करना है y का भाग, तो केवल y बचेंगे, y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा x प्लस जेड। यहाँ 0 आ रहा है, 0 में जोड़ना है जेड स्क्वायर बटे वाई को, तो जेड स्क्वायर बटे वाई ही बच जाएगा। अब यहाँ पहुँच जाते हैं 0। यदि हमें 0 में जोड़ना है इसमें z का भाग करके तो वाई स्क्वायर बटे जेड ही बचेंगे, 0 में जोड़ने पर वाई स्क्वायर बटे जेड। यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड में z जोड़ के बताने हैं, क्योंकि z का भाग करेंगे केवल z बचेगा,
प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बच जाएंगे एक्स प्लस वाई। इसके बाद यहाँ यदि हम R1 के अनुदिश इसका प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें R1 में 2 जीरो प्राप्त हो गई हैं, तो इसका प्रश्न करना अब आसान हो गया है। तो R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर डेल्टा का मान हमें मिल जाएगा 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। साथ ही यहाँ वाई जेड पहला अवयव है और गुणा में हमें लिखना होगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके इन दोनों का गुणनफल एक्स प्लस जेड गुणा में एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस इन दोनों का गुणनफल वाई स्क्वायर बटे जेड की गुणा जेड स्क्वायर बटे वाई में कर लेने पर। तो यहाँ 2 वाई जेड को यदि हम आगे लिख लेते हैं तो 2 वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यदि इनकी अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जेड की अंदर दोनों में गुणा करेंगे तो जेड एक्स प्लस वाई जेड। यहाँ z से एक z कैंसिल है और y से एक y कैंसिल है, तो केवल माइनस में वाई जेड बच रहे होंगे, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में जेड एक्स। साथ ही आप देख रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट से x कॉमन आ सकता है, तो इस पूरे ब्रैकेट से x कॉमन ले लेने पर x को आगे ही लिख लेंगे 2 गुणा एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा x, यहाँ y और यहाँ z। अब ये दोनों मान एक जैसे हैं तो घातों को हम 2 की बजाय 3 के रूप में बदल करके लिख सकते हैं। तो 2x वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल घात 3, और यही हमें सारणिक का मान सिद्ध करके बताना था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करके बताइए। तो सबसे पहले तो जो हमें आव्यूहों का गुणनफल करने को कह रहे हैं उन आव्यूहों का गुणनफल करके बताएं। तो अपने सॉल्यूशन में दिए गए आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूह दिए हैं 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, और यहाँ गुणा में लिख करके बताना है -2 9 6 0 2 1 1 -3 और -2। तो इनकी गुणा करने के लिए वही नियम, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो माइनस में 2, -1 की गुणा 9 में करेंगे माइनस के 9, और 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 12। पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करने पर 0 -2 प्लस 2, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ में कर लेने पर यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस 3 और यहाँ माइनस में 4। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से तीनों स्तंभों में करने पर 0 प्लस 18 माइनस 18, 0 प्लस 18 माइनस 18, यहाँ गुणा करेंगे तो 0 प्लस 4 माइनस में 3, अगली बार गुणा करेंगे तो 0 -6 और यहाँ प्लस 6। यहाँ तीसरी पंक्ति की गुणा फिर से बारी बारी से प्रत्येक स्तंभ में करने पर माइनस के 6 माइनस के 18 और यहाँ प्लस के 24। 3 की गुणा 0 में करेंगे 0 -4 प्लस 4, यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस में 8। यदि हम इन्हें हल करके बताएं तो यहाँ 9 और 2 11, 12 में से 11 घटाएंगे 1, -2 प्लस 2 0, 3 और 1 4 में से 4 घटाएंगे 0, 18 से 18 घटाएंगे 0, 4 से 3 घटाएंगे 1, यहाँ 0। ऐसे ही यहाँ 18 और 6 24 हो जाएंगे, 24 से 24 घटाने पर 0, 4 से 4 घटाने पर 0, यहाँ 6 और 3 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, जो कि एक तत्समक आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है। और हम जानते हैं कि यदि 2 आव्यूह ए और बी दिए गए हैं और उनका गुणनफल तत्समक आव्यूह के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है एक आव्यूह दूसरे का व्युत्क्रम है, या तो ए इनवर्स बराबर बी होगा या हम कह सकते हैं कि बी इनवर्स का मान ए के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। इसीलिए यहाँ जो पहले वाला आव्यूह है उसके इनवर्स का मान हम इस दूसरे दिए गए आव्यूह को कह सकते हैं। इसीलिए हम बदल करके लिख सकते हैं कि 1 0 3 पहला वाला जो आव्यूह है, यदि उसके इन्वर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वह दूसरे वाले आव्यूह के द्वारा दिया जा सकता है, और यदि दूसरे वाले आव्यूह की ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्स में तो हम पहले वाले आव्यूह को आंसर में लिख करके बता देंगे। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह लें। इसके बाद अब समीकरण निकाय को कैसे हल करना है। यदि हम दिए गए समीकरण निकाय को ax प्लस बी के रूप में लिख लें, जहाँ a बराबर होगा एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित आव्यूह, बी एक्स बराबर होगा एक्स वाई जेड जो भी चर आ रहे हैं उनसे निर्मित आव्यूह, और जेड बनाने के बाद यहाँ हमें मिलेगा बी बराबर 1 1 और 2। उसके बाद हमें इनके इन्वर्स की मदद से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ हमने दिए गए समीकरण निकाय को
ax बराबर b के रूप में लिख लिया है, जहाँ a बराबर एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित आव्यूह, x बराबर एक्स वाई जेड और b बराबर के दाईं तरफ जो भी मान दिए गए थे उनसे बनने वाले आव्यूह को लिख लिया है। साथ ही आप यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हमने आव्यूह a लिखा है वही हमारा गुणनफल में दिया गया पहला आव्यूह है, जिसका इन्वर्स हमें समीकरण नंबर 1 में मिल चुका है। इसका मतलब है कि जब इसका इन्वर्स अस्तित्व में है तो इसका समीकरण निकाय का हल भी हम ज्ञात करके बता सकते हैं, और समीकरण निकाय का हल जो हमें मिलेगा वह बराबर होता है a इन्वर्स गुणा b के। अब a इन्वर्स का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ लगा लेते हैं, x का मान एक्स वाई जेड और a इन्वर्स का मान यदि हम एक भी मान यहाँ रख करके बताएं तो 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 के ऊपर इन्वर्स लगाएंगे और b की जगह b का मान है 1 1 2। लेकिन समीकरण नंबर 1 में यदि आप इस आव्यूह को मिला करके देखेंगे तो यह बिल्कुल वही आव्यूह है जिसके लिए हमने समीकरण नंबर 1 बनाई है। तो वहाँ से इसके इन्वर्स का मान यहाँ लिख लेने पर, तो इन्वर्स का मान पीछे से यदि हम देख करके लिखें तो वहाँ दिया है -2 9 6 0 2 1, यहाँ 1 -3 -2 और गुणा में मान है 1 1 और 2। यदि हम इनकी गुणा करके बताएं तो हमें मिलेगा -2 + 0 और यहाँ प्लस में 2। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा स्तंभ में करेंगे तो 9 + 2 -6। तीसरी पंक्ति की गुणा स्तंभ में करेंगे तो 6 + 1 -4। इन्हें हल करने पर हमें मिल रहा है 0 9 और 2 11 से 6 घटाएंगे 5, 6 और 1 7 से 4 घटाएंगे तो 3। और यहाँ बराबर में मान चल रहे थे एक्स वाई जेड, तो यदि हम तुलना करते हैं तो x का मान 0, y का मान 5 और z का मान 3। यह हो जाता है दिए गए आव्यूह गुणनफल की मदद से किसी भी समीकरण निकाय को हल करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा बराबर, यह हमें सारणिक दिया गया है, इसका मान हमें सिद्ध करके बताना है कि यह इस दिए गए मान के बराबर आएगा। तो यह हमने दिए गए सारणिक को नोट कर लिया है। अब आप यहाँ देखें, पहली पंक्ति में पहले अवयव में हमें a बना करके बताना है। तो a बनाने के लिए यदि हम यहाँ bx को यहाँ से हटा पाएँ, यदि bx यहाँ से हट जाते हैं तो यहाँ में a मिल जाएंगे, और bx को हटाने के लिए यदि हम दूसरी पंक्ति में x की गुणा कर लें और इसे यहाँ से हटा लें तो शायद हमें यहाँ a मिल जाएंगे। तो यहाँ यही ऑपरेशन लगाने पर r1 को बदलना है r1 - x गुणा r2 से, क्योंकि x की गुणा करने से यहाँ bx बन जाएंगे और घटाने पर यहाँ से bx हट जाएगा। तो डेल्टा बराबर, यहाँ पहला अवयव हमें मिलेगा a + bx ऐसे का ऐसा, और यहाँ x की गुणा करके घटाना है तो माइनस में ax² और माइनस में b। इसी तरीके से दूसरे अवयव को हल करेंगे तो c + dx ऐसे का ऐसा, माइनस करना है इसमें x की गुणा करके तो cx² माइनस में d। इसी तरीके से यहाँ तीसरे अवयव को लिखेंगे तो p + qx माइनस में px² और माइनस में q। बाकी किसी भी अवयव में हमने कोई और बदलाव नहीं किया है, बाकी सारे के सारे मानों को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर यहाँ हल करके हमारे पास बच जाएगा, यहाँ में x की गुणा और करनी थी, x की गुणा हम यहाँ और करेंगे dx और यहाँ qx, तो यहाँ bx से bx कैंसिल हो जाएंगे। साथ ही यदि हम यहाँ से a कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 1 - x²। इसी तरीके से dx से dx कैंसिल हो जाएंगे और c कॉमन लेने पर 1 - x²। यहाँ qx से qx कैंसिल हो जाएंगे और p कॉमन लेने पर 1 - x²। बाकी सारे अवयवों को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर cx + d, यहाँ v, यहाँ px + q और यहाँ w। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में 1 - x² हर एक मान से आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेने पर यहाँ बचेगा a, c और यहाँ p, यहाँ ax + b, यहाँ cx + d और यहाँ px + q। बाकी तीसरी पंक्ति को भी ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर इसके बाद अब हमें यहाँ दूसरी पंक्ति में b बना करके बताना है। तो यदि हम यहाँ ax हटा पाए, ax कैसे हटा सकते हैं, यदि पहली पंक्ति में x की गुणा कर लें और यहाँ उसे घटा दें तो ax यहाँ से हट जाएंगे। तो वही ऑपरेशन लगाना है, r2 को बदल देंगे r2 - x गुणा r1 से, तो डेल्टा का मान हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं करना है, इसमें से यदि x की गुणा करके घटाएंगे तो b बचेगा, यहाँ x की गुणा करके घटाएंगे तो d बचेगा और यहाँ x की गुणा करके घटाएंगे तो q बचेगा। बाकी तीसरी पंक्ति में भी कोई बदलाव नहीं करना है। इसके साथ ही यदि आप इस मान को RHS से मिला करके देख लें तो हमें वही वैल्यू मिल गई है जो हमें सॉल्व करके सिद्ध करके बतानी थी। तो यही हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहीं सिद्ध।
साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।